Good morning, my dear juniors. I hope you all are fine with the places of God. Myself Priyanka Sarkar, and in this video, I will be discussing the determinant questions of unit number 1 of BZYCT 135. So let's begin with the first question, and that is, what are the essential nutrients and why is it that certain nutrients are essential for some animals and it is non-essential for the others? So essential nutrients are nutrient materials that are needed by the animals to sustain their life but cannot synthesize in their cell. तो कोई भी चीज़ जो एसेंशियल है, जो रिक्वायरमेंट मतलब एसेंशियल है, उसका मतलब है कि ऐसा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो एनिमल्स को चाहिए कि वो अपने लाइफ को सस्टेन कर सकें, जो उन्हें लाइफ के लिए चाहिए फॉर द लिविंग द नीड दैट, लेकिन वो अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते. यानी ऐसा केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए तो जीने के लिए चाहिए, बट हमारा बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल डिफरेंट फॉर ईच टाइप्स ऑफ एनिमल बिकॉज देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज इज जेनेटिक एंड स्पेसिफिक. सो अगर हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट एनिमल्स की सिंथेसाइजिंग एबिलिटी अलग होगी. हो सकता है कुछ के लिए अगर एक्स सिंथेसाइज हो सके तो किसी के लिए इट विल बी नॉट, एंड किसी दूसरे एनिमल के लिए इफ़ वाई इज़ दैट न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी सिंथेसाइज, सो वो फर्स्ट वन के लिए नहीं भी हो सकता. यानी एनिमल टू एनिमल कौन सा एनिमल किस न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करेगा ये पर्टिकुलरली जो है वो एनिमल पे डिपेंड करता है. यानी ये काफ़ी स्पेसिफिक है. हेंस अगर जो सिंथेसाइज वो कर पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को वो स्पेसिफिक है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो वेरी करेंगे. हो सकता है जो सिंथेसाइज कर पाएंगे उनके लिए फिर वो एसेंशियल नहीं होगा, एंड जो सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे वो उसके लिए एसेंशियल होगा. जैसे कि मोस्ट वर्टिब्रेट्स कैन सिंथेसाइज विटामिन सी, बट ह्यूमन एंड guinea pigs have lost this synthetic ability, and therefore vitamin C is essential for us but non-essential for some others. तो अगर बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तब तो वो नॉन एसेंशियल हो गया, क्योंकि हमारे बॉडी में तो वो बन रहा है, तो हमें तो चाहिए नहीं बाहर से. बट अगर बॉडी में वो बन नहीं रहा है तब वो एसेंशियल कहलाएगा, क्योंकि हमें अब उसको बाहर से लेना है. इट हैव टू बी टेकन थ्रू डाइट, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहा है. सो ये चीज़ में जो एग्जाम्पल्स है वो है कि सपोज एक वर्टिब्रेट्स के केस में, मोस्ट वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के केस में ऐसा होता है कि वो विटामिन सी सिंथेसाइज कर सकते हैं. अब वो जो वर्टिब्रेट्स हैं जो उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके लिए विटामिन सी जो है वो नॉन एसेंशियल हुआ, क्योंकि वो उसका बॉडी खुद बना ले रहा है, उसको बाहर से लेना नहीं पड़ रहा है. बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ ह्यूमन ग्रीन पिग्स, तो इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये सिंथेसाइज कर सके. बाई समहाउ दे हैव लॉस्ट दिस एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन सी. तो क्योंकि सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, रीज़न कुछ भी हो, दे विल हैव टू टेक दिस थ्रू द डाइट. हेंस इनके लिए क्या हो गया, वो इनके लिए हो गया एसेंशियल. तो इस वजह से विटामिन सी जो है वो उनके लिए नॉन एसेंशियल है जिनके बॉडी में बन रहा है, दैट इज़ द वर्टिब्रेट्स, बट हम मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, बट हमारे बॉडी में क्योंकि वो नहीं बन रहा है, सो हमारे लिए हो गया वो एसेंशियल. मूविंग टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. Second number question is, make a table that show the characteristics of the intercellular and extracellular digestion and give some advantages of extracellular digestion from that information. So okay, we will discuss about the intercellular and extracellular. So the first one is intercellular. Let's discuss about intercellular. Intercellular means when ingestion of small particles, ingestions of a smaller particles takes place, that is called intracellular. That is in case of a intracellular digestion. And what happens in case of an extracellular? In case of an extracellular, ingestions of a larger food masses takes place. Second point, digestion enzyme enclosed in a small area, and one kind of enzyme act at one time in a digestive vacuole. So इंटरसेलुलर में डाइजेशन एंजाइम जो है वो इंक्लोज होता है स्मॉल एरियाज़ में. क्या कहाँ पे वो इंक्लोज होता है? स्मॉलर एरियाज़ में इंक्लोज होता है. और यहाँ पर जो एंजाइम है वो एक ही टाइम पे, सिर्फ एक ही टाइम के पे, एट अ टाइम वन काइंड ऑफ एंजाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही एंजाइम जो है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स पे एक्ट करेगा.
एक टाइम पे एक ही एंजाइम डाइजेस्टिव वैक्यूल पे एक्ट करेगा इन केस ऑफ एन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। वही अगर हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, हेंस यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो सेक्रेट एंजाइम टू एक्ट ऑन द फूड ऑन डिफरेंट पार्ट्स एट द सेम टाइम। हेंस यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स पे सेम टाइम पे एक्ट कर सके, और यहाँ पे डिफरेंट फेजेस में भी एट द सेम टाइम डाइजेशन जो है वो हो सकता है। इंटरसेलुलर जो है इट इज सुइटेड टू कंटिन्यूस फीडिंग, वही जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इट इज सुइटेड टू डिसकंटिन्यूस फीडिंग। टू ओपनिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर के केस में टू ओपनिंग प्रेजेंट होता है, एक माउथ एंड एक एनस इन अ कॉम्प्लेक्स एनिमल सो दैट द फूड पास इन वन डायरेक्शन। सो एक्स्ट्रा सेलुलर में टू ओपनिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ एन कॉम्प्लेक्स एनिमल सो दैट जो फूड मटेरियल्स वो इनटेक कर रहे हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो पास ऑन हो सके एक ही डायरेक्शंस पे। For complex freely movable organism, extracellular digestion is most advantageous because they don't have to feed continuously and division of labor in the digestive tract occurs so that only a few cells are devoted to the digestive processes. Digestion can occur in different phases at the same time. So हमने डिफ्रेंशिएट तो कर लिया। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें एडवांटेजेस भी बताने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। सो एडवांटेजेस ये है कि अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की तो एडवांटेजेस ये है कि फ्रीली मूविंग ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है मोर एडवांटेजेस है क्योंकि इनको कॉन्टीन्यूसली फीड नहीं करना पड़ता है एंड हेंस एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है क्योंकि थोड़ा सा डेवलप्ड होता है तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सो ओनली फ्यू सेल्स आर डिवोटेड टू द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एंड यहाँ पे डाइजेशन जो है डिफरेंट फेज में एट द सेम टाइम हो सकता है। So these are the advantages of the extracellular digestion. Now the third question: what prevents the epithelial lining of the wall of the stomach of animal being digested by the HCl secreted by it? So बोल रहा है कि जो स्टमक का वाल है वो HCl सिक्रेट कर रहा है, बट ऐसा क्या है जो उसके वाल को HCl के एग्जॉर्शन से बचा रहा है? तो दैट इज ऑब्वियसली द म्यूकस विच इज सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक है उसकी लाइनिंग है। अब उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है तो वहाँ पे क्या होगा, गॉबलेट सेल्स होंगे जो गॉबलेट सेल्स करेंगे म्यूकस सिक्रीट। उस म्यूकस को जैसे वो सिक्रीट करेंगे तो वो म्यूकस चारों तरफ उस स्टमक के वॉल के चारों तरफ में रह के उस HCl के एग्जॉर्शन से स्टमक के वॉल को प्रिवेंट करेगा। सो फर्दरमोर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्पेशली द प्रोटीजेस आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म एंड HCl डज नॉट फॉर्म इन द सेल लाइनिंग द स्टमक, इंस्टेड इट फॉर्म्स इन द ल्यूमन ऑफ द स्टमक and so the cell lining of the stomach are not covered by the action of HCl. So in addition to stomach lining is replaced within a few days, so in case the lining get damaged it would soon be replaced. तो सिंपली यहाँ पे यही है कि म्यूकस जो गॉबलेट सेल सिक्रेट करता है वही एग्जॉर्शन ऑफ दिस सेल से बचाता है एंड इस तरह से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से सेल वहाँ पे सिक्रेट होता है और भी बहुत सारे एसिडिक एंजाइम्स वहाँ पे सिक्रेट होते हैं, लेकिन फिर भी स्टमक के वॉल को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट उसको नहीं होता है। Fourth number questions: what is the end product of the food that can be absorbed by the body? Explain how absorption of fat differs from the absorption of the proteins and sugars. So end product of the food that can be absorbed by our body पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होगा मोनोसैकेराइड्स में, प्रोटीन हाइड्रोलाइज होगा अमीनो एसिड्स में, फैट हाइड्रोलाइज होंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, और जो अमीनो एसिड्स बोल रहे थे न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स में। एक्सप्लेन हाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट डिफर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ओके, फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो शुगर प्रोटीन से कैसे अलग होता है। सो अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज जो है एंटर करता है इंटरस्टिशियल एपिथेलियम सेल में कैरियर या कोड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के हेल्प से, जो कि डिपेंड करता है ऑन द एक्शन ऑफ द सोडियम आयन पंप। स्मॉलर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड डिफ्यूज इनटू द एपिथेलियम सेल ऑफ द ड्यूडेनम। वही अगर हम बात करें फैटी एसिड चेन का हो तो फैटी एसिड चेन वाटर सॉल्युबल होता है, इस वजह से वो डिफ्यूज़ कर जाता है एपिथेलियल सेल, ड्यूडेनम के एपिथेलियल सेल में डिफ्यूज़ कर जाता है। जबकि हाइड्रोफोबिक लार्ज फैटी एसिड चेन लॉन्ग फैटी एसिड जो होते हैं या मोनोग्लिसराइड्स द फॉर्म मिसल्स एंड उस मिसल्स फॉर्म करते हैं बाइल सॉल्ट्स के साथ में एंड लेसिथिन बिफोर एंटरिंग दी
इंटरस्टिशियल एपिथेलियम थ्रू द डिफ्यूजन। सो वही अगर लार्जर ड्रॉपलेट्स फैटी एसिड्स के होंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे, मोनोग्लिसराइड्स होगा तो वो मिशेल्स फॉर्म करेंगे विद बाइल सॉल्ट एंड लेसिथिन, एंड फिर वो एंटर करेंगे इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में डिफ्यूजन्स के थ्रू। अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर पास्ड इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू दी एंड द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। वही अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज कहाँ से पास करेगा ब्लड स्ट्रीम में? अदर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स से। A small short chain acid diffuses into the bloodstream, while the fatty acids and the monoglycerides and the chylomicron within the epithelium cells of the mucosa of the small intestine। वही अगर हम बात करेंगे मोनोग्लिसराइड्स का, काइलोमाइक्रोन का, विद इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द म्यूकोस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो कैसे वो कैसे पास होंगे? तो वो डिफ्यूज़ करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। जो तुम्हारा जो ग्लूकोज था वो तो ब्लड स्ट्रीम में गया डिफ्यूजन करके इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जबकि अगर फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स का बात करेंगे तो वो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन करेगा, एंड काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन करने के बाद में वो जो है उसके अंदर काइलोमाइक्रोन के फॉर्मेशन करेगा एपिथेलियल सेल विद इन द एपिथेलियल सेल किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के, एंड देन फिर काइलोमाइक्रोन मूव करेगा। जैसे ही काइलोमाइक्रोन मूव करेगा एपिथेलियल सेल ऑफ द म्यूकोस से स्मॉल इंटेस्टाइन तक एंड लिम्फेटिक लैक्टियल्स में एंटर करेगा, तो वैसे ही वो भी, क्योंकि काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ही है, तो वो भी एंटर कर जाएगा फ्रॉम वेयर दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो सिंपल यहाँ पे यही है कि अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज का, तो अमीनो एसिड्स का, ग्लूकोज का, कि हमें उसके साथ में ही डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वो जैसे अगर डिफ्यूज़न के थ्रू में ब्लड स्ट्रीम में चले जा रहे हैं, तो वही फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड डिफ्यूजन के फॉर्म में नहीं जाएगा, वो काइलोमाइक्रोन फॉर्म करेगा विद इन द एपिथेलियल सेल ऑफ द स्मॉल ऑफ द म्यूकोस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन काइलोमाइक्रोन का जो फॉर्मेशन कर देगा, तो ये काइलोमाइक्रोन मूव करेगा जैसे जैसे मूव करेगा कहाँ से? एपिथेलियल सेल ऑफ द म्यूकोस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लिम्फेटिक लैक्टियल्स को एंटर करेगा। सो वैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। Now we will discuss the last question of this chapter, that is fill in the name of the enzyme associated with the carbohydrate digestion in the human in the chart given below. सो हमें यहाँ फिल करना है ब्लैंक्स को, जो ब्लैंक्स दिखे हैं ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो क्या क्या रखा है? दिखा रखा है कि स्टार्च ग्लाइकोजन है, 3 ब्रांचिंग इसकी हुई है इनटू दी डाइग्लिसराइड्स। तो कौन से किसकी हेल्प से हुआ है? तो हुआ है सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से, सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से हुआ है। उसके बाद में बनाया मेल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और फर्दर वो फिर कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द मोनोसैकेराइड्स विच इज़ यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज, यहाँ पे 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज। अब मुझे बताओ कि कौन से एंजाइम की हेल्प से हुआ? तो मेल्टोज जब होगा तो मेल्टेज एंजाइम की हेल्प से ही हुआ तो मेल्टोज विद द हेल्प ऑफ मेल्टेज एंजाइम, सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम, लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। किस में कन्वर्ट हो गया? 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज, एंड 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, एंड ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। तो आई होप आई हैव डिस्कस वेल द होल chapter terminal questions. Now we will discuss the next questions of the next unit in the next video. That's all for today. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel.